हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 40। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 है और इस रैंकिंग को जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स में 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 40वां है। 2023 की रैंकिंग को कंपेयर करें 2015 की रैंकिंग से, तो 2015 में भारत की रैंक थी 81, लेकिन अब 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 40। यानी हम ये कह सकते हैं कि 41 अंकों का सुधार हुआ है 2015 से 2023 के बीच में। अगर हम 2023 के इस इंडेक्स में बात करें टॉप 4 की, तो इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर सिंगापुर है। और भारत की रैंक क्या है? 40 है। अगर हम लोवेस्ट रैंकिंग वाली कंट्री की बात करें तो गिनी 128वें पर है, माली 129वें पर, बुरुंडी 130 पर, नाइजर 131 पर और अंगोला 132वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना की रैंक 12 है, पाकिस्तान की 88, श्रीलंका की 90वीं रैंक है, बांग्लादेश की 105 और नेपाल की 108वीं रैंक है। चलिए दोस्तों, अब हम 2023 के प्रमुख सूचकांक भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण 2023 में भारत की रैंक 52 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में चौथा स्थान है भारत का और फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में 66वां स्थान है। तो ये है 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल आपको सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में किस कृषि क्रांति के जनक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा हरित क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एम.एस. स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया है। उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोंडम में। दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन जी की बात करें तो वो पौधों के जेनेटिक साइंटिस्ट थे। दोस्तों, 1960 के आसपास का जो समय था वो भारत में खाद्यान्न संकट का समय था और इसी समय एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया था। उन्होंने कई ऐसे बीज डेवलप किए थे जो कि कम लागत में, कम पानी में अधिक उत्पादन कर सकते थे। तो ऐसी क्रांति लाई थी उन्होंने 1960 के आसपास। अगर हम बात करें 1966 की, तो उन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ हाइब्रिड करके हाई क्वालिटी वाले गेहूं के बीज डेवलप किए थे। तो इस प्रकार से उनकी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एम.एस. स्वामीनाथन को प्राप्त सम्मान की, तो उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, 1967 में पद्मश्री, 1987 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी अवार्ड, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 1991 में टाइलर अवार्ड दिया गया था। तो ये है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को प्राप्त सम्मान। अब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई है तो भारत में बहुत सारी क्रांतियां हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो ये है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां। अगला प्रश्न है, रोसिबिना देवी नाओरेम ने एशियन गेम्स 2023 में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। अब सवाल आता है कि इन्होंने किस खेल में सिल्वर मेडल हासिल किया है? तो वुशु में सिल्वर मेडल हासिल किया है।
तो वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है रोसिबिना देवी ने। वुशु में यह भारत का पहला सिल्वर मेडल है। देखिए 5वें दिन कौन कौन से मेडल मिले हैं भारत को, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो टीम इंडिया को पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है 5वें दिन। इसके अलावा अनुज अग्रवाल को घुड़सवारी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं एशियन गेम्स 2023 में अब तक किसने किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शूटिंग की। तो शूटिंग में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्रिकेट में महिलाओं की जो टीम थी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इक्वेस्ट्रेन यानी घुड़सवारी में जो भारतीय टीम थी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। शूटिंग में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा शूटिंग में सिफत कौर शर्मा ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और शूटिंग में भारतीय टीम ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये है दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में अब तक के गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर 3 उपग्रह को किस देश ने कक्षा में प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो दोस्तों अभी हाल ही में ईरान के द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने नूर 3 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है और यह पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है और इसे 3 चरण वाले कैस्ट या मैसेंजर वाहक के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जिसने 2022 में नूर 2 को प्रक्षेपित किया था। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। बात करते हैं ईरान की। तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल इसकी तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी और पश्चिम एशिया में ये स्थित है और ईरान 17वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर हम इसके कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, इराक, टर्की और आर्मेनिया और अजरबैजान आते हैं। इसके अलावा इसकी सीमा कैस्पियन सी से भी लगती है। यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये है कैस्पियन सी। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। यूएई को 75,000 टन गैर बासमती चावल का भारत निर्यात करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। कोविड-19 महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक को फिर से शुरू किया गया है। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच इंडोनेशिया ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास को अभी हाल ही में शुरू किया है। अमेरिका के लुइस बिले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा गोकुल सुब्रमण्यम। तो अभी हाल ही में गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गोकुल सुब्रमण्यम की बात करें तो वह 11 वर्षों से अधिक समय से इंटेल से जुड़े हुए हैं और उनकी नियुक्ति निवृत्ति राय के इस्तीफा देने के बाद हुई है। यानी कुछ समय पहले निवृत्ति राय ने इस पद से इस्तीफा दिया था और अब गोकुल सुब्रमण्यम जो है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों बात करते हैं इंटेल की। तो इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नाइस और आर्थर क्रॉक। अभी कुछ समय पहले गॉर्डन मूर की मृत्यु भी हुई है। इंटेल कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। दोस्तों इंटेल का काम होता है चिप बनाना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऋतिक रोशन मोबी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। मनोज यादव आरपीएफ के महानिदेशक बने हैं और देवेश उत्तम लिथुआनिया में भारत के राजदूत बने हैं। तो ये है दोस्तों हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 सितंबर को। तो हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। विश्व हृदय दिवस ऑफिशियल तौर पर 1999 में स्थापित किया गया था और सन 2000 में यह पहली बार मनाया गया था। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में सितंबर माह में मनाए गए प्रमुख दिवस बताने हैं, इसीलिए मैंने आज इनको रिवाइज नहीं करवाया है।
आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी आपको याद रहेंगे। तो जितने आपको याद हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को HAL से कौन सा विमान मिला है? आंसर हो जाएगा DO 228 यानी डॉर्नियर 228 विमान अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्राप्त हुआ है। तो कितने विमान मिले हैं? तो 6 विमान मिले हैं और ये आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 667 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित करते हुए 6 डॉर्नियर 228 विमान को खरीदने का फैसला किया था HAL से। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी और वायुसेना उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और याद रखिएगा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यानी HAL की। तो इसे 1940 में बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किया गया था और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और दोस्तों, इसका काम होता है भारतीय सेना के लिए विमान तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 56। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को जारी किया गया है। तो इसमें 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। तो 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो रैंक है वो 56वीं रैंक है। जबकि अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में भारत की रैंक 52 थी। तो अब 4 अंकों का नुकसान हुआ है, तो भारत की रैंक अब 56 हो गई है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो आधारभूत ढांचा है यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार बताया गया है, यानी उसके सुधार की सराहना भी की गई है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के जो टॉप कंट्री हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, लक्जमबर्ग दूसरे, आइसलैंड तीसरे, चौथे नंबर पर है बेल्जियम, 5वें पर नीदरलैंड, 6ठे पर फिनलैंड और 7वें स्थान पर सिंगापुर है। तो ये है दोस्तों टॉप कंट्रीज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। अमेरिका 15वें स्थान पर है, जबकि चाइना 41वें स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये 35वें स्थान पर है। ब्राजील 63वें और मंगोलिया 64वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली किस टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा। तो टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली को शुरू किया है और यह सर्विस एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिलेगी। इसमें भूकंप आते ही लोगों को अलर्ट किया जाएगा, जिसके जरिए लोगों को सुरक्षित भागने में मदद मिलेगी। और इसको भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के परामर्श से तैयार किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। इसका गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बीच में जो चीजें बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये 2005 से संबंधित है। यहाँ पर गूगल की भी बात आई थी, तो गूगल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। और सुंदर पिचई के बारे में आप याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? आंसर हो जाएगा 2 पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सबसे अधिक स्वास्थ्य खाते बनाए हैं। ठीक है, तो जो ये योजना चलती है इसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, तो ये सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश ने 4.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाते बनाए हैं। तो ये अभी हाल ही में डाटा दिया गया है। बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो यह सरकार के द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस योजना के लाभों की बात करें तो इसमें सर्जरी का लाभ मिल सकता है, यानी सर्जरी भी करवा सकते हैं, दवा प्राप्त हो सकती है, और अगर आपको दैनिक उपचार करवाना हो यानी कि डायलिसिस या फिर और कोई समस्या जिसमें आपको रोज जाना पड़ता है अस्पताल, तो ऐसी भी सुविधाएं इसमें हैं और दवाओं की लागत, इन सभी को शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार में। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया है? लिएंडर पेस को। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो 2018 एवरीवन इज अ हीरो को। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया है? मिथुन को। ब्लूमबर्ग के अनुसार सितंबर तिमाही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? अफगानिस्तान की। सिफत कौर ने एशियन गेम्स 2023 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। सीएम एलिवेट कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मेघालय। दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में मिली है? जाम्बिया में। चेतन 2 जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सिक्किम में। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करते हैं मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, यानी हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था सर्बिया, यानी नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो सर्बिया सभी ने इसका आंसर बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।